और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, अगर आप पोलिंग बूथ को जाएंगे इंशाअल्लाह तो मशीन में पहला नंबर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार का नाम और इंतखाबी निशान पतंग आपको नजर आएगा। मैं साथ ही साथ आपसे अर्ज करना जरूरी समझता हूं कि जब आप बटन को उस वक्त तक दबा कर रखिए जब तक कि मशीन से एक आवाज नहीं आती, और दूसरा, आवाज आने के बाद उस बड़ी मशीन के बाजू एक छोटी मशीन होगी जिसमें एक पर्ची निकलेगी, उस पर पतंग का निशान आपको नजर आएगा। वो 30 सेकंड तक वो पर्ची, वो कागज आपको दिखेगी, उसके बाद वो मशीन उसी मशीन में गिर जाएगी। तो आपको जरूरी है कि 13 मई के दिन सुबह 7 बजे से शाम में 6 बजे तक आपको अपने एक एक वोट का इस्तेमाल करना है। अपनी पार्टी की कामयाबी को यकीनी भी बनाना है और एक बड़ी भारी अक्सरियत से कामयाबी आपको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को दिलाना है। अगर कोई यकीनन मजलिस जीतेगी इंशाअल्लाह ताला, मगर जो लोग इस तरह सुन रहे हैं कि ये प्रोग्राम है कि हम फार्म हाउस बुक कराकर 3 दिन की छुट्टी मनाएंगे क्योंकि 11 हम 3 दिन कहीं फार्म हाउस पे चले जाएंगे, कहीं पर किसी के बाग में जाकर नो मेरे। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपसे अर्ज कर रहा हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम मुखालिफिन मुत्तहिदा तौर पर यह कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आप कम किया जाए। वो मुखालिफिन ये एहसास दिला रहे हैं कि हम साथ हैं, मगर वो पसे पर्दा अपना ज़मीर बेचकर ये कोशिशें कर रहे हैं कि कैसे हमारे पोलिंग परसेंटेज को कम किया जाए। और अगर आप ये समझ रहे हैं कि मेरे वोट फर्क पड़ेगा, मेरे दोस्त, बिल्किस बानो को क्या जवाब देंगे? अगर आप वोट, तो वो बिल्किस बानो जो हामिला थी, जिसकी बेटी थी कि उसके सामने कत्ल कर दिया गया, उसकी मां और उसके खाला की इज्जत लूटी, बिल्किस बानो की इज्जत लूटी गई। और फिर अगर तुम निकल कर वोट नहीं डालोगे, लोगों का घर तोड़ा गया, बल्कि हरियाणा में जहां पर 1 नहीं 2 नहीं 100 की तादाद में घर को तोड़ दिया गया, आज भी वो आसमान के नीचे। तुम अगर वोट नहीं डालोगे तो फिर तुम उन बुलडोजरों से उन घरों को तोड़ने वालों का आप साथ दे रहे हैं। अगर आप वोट नहीं डालेंगे तो फिर आप अपनी नफरत का या अपनी नापसंदगी का इजहार नहीं कर रहे उन सियासी पार्टी के फैसलों के ऊपर जिन्होंने हिजाब पहनने वाली अमानत के लिए। तो मेरे इस दोस्तों और बुजुर्गों, आपको वोट डालने के लिए निकलना है, सिर्फ मजलिस या सदुद्दीन ओवैसी को अपना एमपी बनाने के लिए नहीं, बल्कि आपको वोट डालना है निकलकर अपने घर से, ताकि जो ताकतें इस मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाना चाहती हैं, जिससे हमारी तहजीब और तमद्दुन को हमसे छीनना चाहती हैं, ताकि आपका वोट उन ताकतों को एक पैगाम देगा कि हम रिजेक्ट करते हैं, हम मुस्तरद करते हैं तुम्हारे यूनिफॉर्म सिविल कोड के इस प्रोग्राम को। अगर आप वोट नहीं डालेंगे मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तो फिर आप बीजेपी को कह रहे हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट
जो 1992 में पास किया गया था पार्लियामेंट में, जो ये कहता है कि 15 अगस्त 47 को जिस किसी मजहब की इबादत गाह थी उसको बदला नहीं जाएगा। तुम वोट नहीं डालोगे, आप पैगाम दे रहे हैं बीजेपी को कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को हटा दो। मैं दलित भाइयों से बहनों से कह रहा हूं, जो इस मुल्क के आईन से मोहब्बत करते हैं उनसे कह रहा हूं, जो अंबेडकर को मानते हैं कि इसने संविधान बनाया, तुम अगर वोट नहीं डालोगे बीजेपी के खिलाफ तो याद रखो ये आईन बदल दिया जाएगा। मोदी 400 पार कहने का मतलब यही है कि दलितों से उनका रिजर्वेशन आरक्षण छीन लिया जाए, नया संविधान लिखा जाए, या फिर हमारे आईन के बेसिक स्ट्रक्चर को खत्म कर दिया जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसे बीजेपी के कई उम्मीदवार जो ये पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ रहे हैं, अगर आप वोट नहीं डालेंगे तो फिर आप बीजेपी ये चाहती है कि आइंदा सेंट्रल वक्फ एक्ट को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए और वक्फ की जायदादों को छीन लिया जाए। तो याद रखो, वक्फ की जायदादें सिर्फ जमीन नहीं है, मदरसे भी हैं, इबादत गाहें भी हैं। तो इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आपको एक एक वोट का इस्तेमाल करना है, सिर्फ हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट के लिए नहीं, बल्कि आपको इन तमाम चीजों को रोकने के लिए अगर आप वोट नहीं डालेंगे तो क्या आप जवाब नहीं देंगे उस बीजेपी के उम्मीदवार को जिसने कि इबादतगाह को देखकर एक तीर फेंका? तुम तीर का जवाब जो इबादतगाह की तरफ फेंका गया था, बल्कि वो तो हैदराबाद के अमन को बर्बाद करने के लिए एक मंसूबा था। मगर उस हरकत का जवाब आपको वोट से देना है। अगर आप ये समझेंगे कि नहीं नहीं भाई अहमद बलाला आराम से जीत गए, मेरे भाई ये मुल्क के पार्लियामेंट का इलेक्शन है, मुल्क के कानून बनाने वाला इलेक्शन है, ये हमारे वतन अजीज का सबसे खतरनाक और तारीख साज इलेक्शन होगा। अगर आप वोट डालेंगे आप नई तारीख बनाएंगे, अगर आप वोट नहीं डालेंगे तो आप तारीख का हिस्सा बन के रह जाएंगे, और वो तारीख का हिस्सा बन के रह जाएंगे कि किताबों में भी तुम्हारी बर्बादी का जिक्र नहीं होगा। तो इसीलिए आपसे अर्ज कर रहा हूं कि वोट डालिए, मजलिस को कामयाब करिए। हैदराबाद की सीट आपकी थी और आपकी रहेगी इंशाअल्लाह ताला, मगर वोट डालने से ये तमाम पैगाम हम बीजेपी आरएसएस को देंगे जो इस मुल्क की तहजीब और कल्चर को, जिसको हम प्लुरलिज्म और डाइवर्सिटी कहते हैं, इंक्लूसिवनेस कहते हैं, उसको खत्म करना चाहते हैं। और भी अगर आपको बोलूं तो क्या आपने सुना नहीं वो नरेंद्र मोदी की तकरीर को, जिस तकरीर में नरेंद्र मोदी ने कहा था मैं ये तकरीर कह रहा हूं तो हमारे मजलिस के मुखालिफिन, ये तमाम के तमाम बेजमीर लोग कह रहे हैं कि ओवैसी जज्बात में लाने के लिए कहता है। तो मैं चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी कि वो तकरीर को आप सुने और फिर आप फैसला करें कि मुसलमानों के बारे में नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। और पहले तो उनकी सरकार जो उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का, इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि माता और बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का। भाई बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगल सूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे। ये मुल्क का वजीर आजम कह रहा है, 133 करोड़ अवाम का वजीर आजम, भारत के 14% मुस्लिम अक़लियत,
17 करोड़ की आबादी से कह रहा है कि घुसपैठी है। घुसपैठी का मतलब क्या है? जो इलीगल तरीके से बांग्लादेश पाकिस्तान से आकर रहते हैं। 17 करोड़ लोग घुसपैठी हो सकते हैं क्या? आप बताइए। आज हमको जलील और रुस्वा करने की कोशिश की जा रही है और घुसपैठी कहा जा रहा है और कह रहे हैं कि मुस्लिम खवातीन ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। झूठ है ये। मोदी की हुकूमत की आदादो-शुमार डेटा ये कहता है कि मुस्लिम खवातीन का टोटल फर्टिलिटी रेट गिरा है और ये डर पैदा किया जा रहा है मुल्क में। हिंदू भाई बहनों को ये पैगाम दिया जा रहा है कि मुसलमान इतने बच्चे पैदा कर रहे हैं कि आबादी में हिंदू भाई बहन से आगे बढ़ जाएंगे। अरे नरेंद्र मोदी कितना झूठ बोलोगे आप। हिंदुओं की आबादी, हमारे हिंदू भाई बहनों की आबादी आज से 45 बल्कि 50 साल के अंदर स्टेबलाइज हो जाएगी। उसके 40-50 साल के बाद मुसलमानों की आबादी स्टेबलाइज हो जाएगी। यानी जो ग्रोथ रेट है वो बिल्कुल स्टेबलाइज हो जाएगा। मगर नरेंद्र मोदी मुस्लिम समाज की बहनों से, बेटियों को कह रहे हैं कि ज्यादा बच्चे पैदा करते। और तरफ तमाशा तो यह है कि नरेंद्र मोदी ने यह कह दिया 133 करोड़ के वजीर आजम ने कि हिंदू माओ के गले से मंगलसूत्र उतारकर मुसलमानों को दिया जाएगा। कितना झूठ नरेंद्र मोदी बोलेंगे। नरेंद्र मोदी, क्या आप नहीं जानते कि 5 साल में 2019 से 2024 तक भारत की खवातीन, भारत की औरतें, महिलाओं ने 5 साल में अपना सोना बैंक में गिरवी रखा। माने 5 साल में 5 गुना उसमें इजाफा हुआ। और हमारी खवातीन, महिलाओं ने अपना सोना रखाकर, आरबीआई का डेटा है 1 लाख करोड़ उन्होंने लिया गिरवी रखाकर सोना। नरेंद्र मोदी, कम से कम उन महिलाओं के बारे में तुम बोल देते जिन्होंने 1 लाख करोड़ लिया सिर्फ अपना सोना जमा करके। बताओ मोदी, एक घर की औरत सोना कब जमा करती है? यहां पर गरीबों के दरमियान में खड़े होकर कह रहा हूं, सोना कब जमा करती है बैंक में? जब कोई बीमार पड़ जाता है। जब कोई बीमार पड़ जाता है, बड़ा ऑपरेशन कराना है, या फिर घर में एक्सीडेंट हो जाता है, या बेटी की शादी होती है, या फिर बेटे की स्कूल की फीस भरना है, या कर्जदारों को कर्ज देना है। बोलो मोदी, तुम्हारे राज में भारत की महिलाओं ने 5 साल में 1 लाख करोड़ रुपए का सोना गिरवी रखाया है। तुम्हारा आरबीआई बोलता है और मोदी बोलते हैं कि हिंदू बहनों के गले से मंगलसूत्र निकाला जाएगा। बताओ ये कौन कर रहा है इस देश में? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, घुसपैठी हमको कहते हैं। कौन घुसपैठी है बताओ? 10 साल में 14 मरतबा लोकसभा में सवाल पूछा गया घुसपैठियों के बारे में, डेटा नहीं देते, जिसमें मेरा भी सवाल था। डेटा नहीं देते, बच्चे पैदा कर रहे हैं। कितना बदनाम करेंगे आप भारत के मुसलमानों को? नरेंद्र मोदी, चुनाव हो जाएगा 2 जून को, मगर आप जो नफरत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं उसका क्या होगा? क्या होगा बताओ? कितना बदनाम करेंगे आप? क्या आप अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों के वजीर आजम नहीं है? क्या आप मुस्लिम बेटियों और माओं के वजीर आजम नहीं है? बताओ नरेंद्र मोदी का आप किसके वजीर आजम हैं? एक इलेक्शन जीतने के लिए आपने नफरत को आम कर दिया। नफरत को आम कर दिया नरेंद्र मोदी ने। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है कि जमहूरी तरीके से इसका आपको जवाब देना है। बटन दबाना पड़ेगा पतंग पर और बताना पड़ेगा कि घुसपैठी कौन है। बताना पड़ेगा कि हम भी अपना जेवर बैंकों में जमा कर रहे हैं, गरीबी हमारे पास भी है।
और हम किसी के गले से उतरा हुआ सामान नहीं छीनते। हम अपने गलों को कटा देंगे मगर किसी के गरीब के गले से छीनने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी, तुम वजीर आजम हो, 1 लाख करोड़ गिरवी रखाकर रकम हासिल की गई। और फिर कल अमित शाह आए। कहां पे आए थे भाई? हाँ, लाल दरवाजे को आए थे। लाल दरवाजे को आए अमित शाह साहब, आप जितने लोगों को जमा करें ना वहां पे, हमारे सांचक और मंजों के रस्म में ज्यादा पब्लिक आ जाती। हमारे सांचक और मंजों के रस्म में अब ज्यादा बोला तो मैं भी बोल सकता हूं। और एक बात, नहीं, बाद में बोलेंगे। नको, छोड़ दो। समझो आप, छोटे बच्चे को भूला कब पिनाते। हाय, पब्लिक को जमा कर रहे और बोल रहे 40 साल से रजाकारों का कब्जा हैदराबाद पे। आप कहीं को होम मिनिस्टर बन के बैठे हुए, रजाकारों का है तो निकालना था। यानी अमित शाह के पेट में दर्द होता खूब, हैदराबाद उतरते कि उनको बोलता है पेट में दर्द कम होना है तो पहले मंजलिस को गाली दो, रजाकार बोलो। कितना बोलेंगे अमित शाह आप? आईसिस पुराना शहर अड्डा, रोहिंग्याओं का अड्डा, फिर तुम्हारा एक बीजेपी का सदर वो बोला कि ये हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, फिर आप बोल रहे रजाकारों का अड्डा 40 साल से। अमित शाह साहब, आप होम मिनिस्टर हैं इंडिया के, पढ़ो जरा तारीख को। जो रजाकार थे वो पाकिस्तान को भाग गए, जो वफादार थे तुम्हारे और मोदी के सामने खड़े होकर आंख में आंख डालकर 300 एमपीओ के सामने बोलते बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर अमित शाह बोलते भाइयों बहनों डरने की जरूरत नहीं है। अमित शाह साहब, ये हैदराबाद है, इस शहर की निस्बत हैदर कर्रार से है, और वो हैदर कर्रार जिसने यहूदियों के किले के दरवाजे को उठाकर फेंक दिया था, जब यहां का बसने वाला उसकी निस्बत हैदर कर्रार के नाम से है तो किसी के बाप से नहीं डरने वाले, हमें डरने वाले हैं। मगर एक बात तो है, असदुद्दीन ओवैसी का डर अमित शाह के मुंह से निकल, लफ्ज मुसलमान भी निकल गया। कल नहीं निकलता था, लफ्ज मुसलमान भी निकल गया। खैर मेरे भाई, अब 2 मिनट है तो 2 मिनट में मैं चाहूंगा, ज्यादा दास्तान तो नहीं सुना सकता मगर एक बात सुना के जाऊंगा हरि सिंह शायर का। हरि सिंह शायर ने जबरदस्त बात कही थी, आप खाली बीच में आखिर में बोलते रहना। अम्मा बाबा को भूल गया होरे, अम्मा बाबा को भूल गया होरे, सास ससुरों में घुल गया, सारी जनता को हौला बना रहा, हिंदू मुसलमान को लड़ा रहा, शादी करके जोरू को भगाता, एनआरसी बोल के हमको डराता, बार बार बाहर का दौरा करता, जनता के पैसे बर्बाद करता, कातिल और जानियों को छोड़ता, बेगुनाहों को कैद करता, मंगलसूत्रों की झूठी अफवाह उड़ाता, गरीब लोगों का मजाक उड़ाता, लोगों को तकलीफ देके खुश होता, चौकीदार बन के उछल रहा, अपनी औकात भूल गया। हाँ, अब 13 तारीख को मैंने ही बोलना, अरे हो रे काहे रे, तो 13 तारीख को आपको निकल के वोट डालना है। डालेंगे ना मेरे भाई? अपनी बेगम और अपनी वालिद वालदा को लेके जाएंगे ना साथ में? खाली इंशाल्लाह ने हाथा उठाकर तस्दीक करो। हमारी माँ और बहनें भी हाथा उठा के बोलो वोट डालेंगे ना आप ना भी। हाँ, 13 को जाना, पतंग को बटन दबाना और कामयाब करना। अस्सलाम वालेकुम।